हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि +2 कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है। और यहाँ पे हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुद्रा, जिसको इंग्लिश के अंदर हम मनी कह सकते हैं, और ये जो चैप्टर है दैट इज 5, इसको करेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है, क्योंकि इसके अंदर हम मुद्रा की एवोल्यूशन, मुद्रा का मीनिंग, मुद्रा के फंक्शन, और उसी तरह हम देखेंगे कि मुद्रा को कौन सप्लाई करता है, तो वो सारी चीजों का अध्ययन जो है हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मुद्रा है उसका मतलब क्या है और उसका विकास किस तरह से हुआ। मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी। देखो, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे आम तौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसका मतलब होता है कि मुद्रा वो चीज है जिसको दे के हम चीजों को खरीद सकते हैं और चीजों को बेच कर हमें मुद्रा प्राप्त होती है। भारत में जो है हमारी लीगल करेंसी है वो है रुपया, और रुपया जो होता है आमतौर पर विनिमय के माध्यम के रूप से स्वीकारा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है रुपये के अंदर पेमेंट कर सकता है और कोई उसको लेने से मना नहीं कर सकता। अमेरिका के अंदर डॉलर जो है जिसको विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। देखो, जो मुद्रा होती है तो इससे विनिमय जो है आसान हो जाता है, हम चीजों की बेच और खरीद बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। प्राचीन काल में क्या होता था कि उस वक्त मुद्रा का अस्तित्व नहीं था, तो वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं में किया जाता था, क्योंकि तब मुद्रा जो थी चलन में नहीं थी। अगर एक जूते बनाने वाला मोची है तो वो क्या करता था कि किसान के पास गेहूं होती थी, तो गेहूं उससे ले लेता था और उसके बदले में उसको जूते बना देता था। इसी प्रकार जो कृषि था, श्रमिक था, जो खेतों में काम करता था, तो उसको बदले में जो उसने अपनी सेवाएं दी हैं, उसके बदले में उसको अनाज दिया जाता था। देखो, जो वस्तु के बदले वस्तु, इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। परंतु आवश्यकता में विविधता बढ़ जाने के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली जो है, क्योंकि इतनी ज्यादा क्योंकि इसके अंदर कमियां बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से क्या है कि मुद्रा का विनिमय के रूप में, माध्यम के रूप में आविष्कार किया गया। तो यहाँ पे जब हम मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि चीजों को खरीद और बेच भी सकते हैं, और जो वस्तुएं होती हैं उसका मुद्रा के अंदर मूल्य भी लगा सकते हैं। और उसी तरह अगर हमने फ्यूचर में भुगतान करना है तो उसके लिए भी हम मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी स्थिति के अंदर जो मुद्रा का आविष्कार किया गया, जो कि विनिमय का एक सामान्य माध्यम था। देखो, जब मुद्रा का विकास हुआ तो अब वस्तु को वस्तु के लिए नहीं भेजा जाता था। अब क्या होता था कि मुद्रा जो थी उससे चीजों को खरीदा और बेचा जाता था। जब वस्तुओं से वस्तु, तो उसके बाद जो था सोने और चांदी के सिक्कों के रूप में भी जो था प्रचलन हुआ। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी जगह पे कागजी मुद्रा, मिश्र धातु के सिक्के भी आ गए। आज का युग जो है प्लास्टिक मुद्रा और ई मुद्रा का युग है। प्लास्टिक मुद्रा के अंदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आ जाते हैं। मुद्रा की उत्पत्ति तथा विकास विनिमय को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता से संबंधित है। देखो, मुद्रा की आवश्यकता इस वजह से हुआ क्योंकि वस्तु के बदले जो वस्तु था, तो उसके अंदर हमें क्या होता था कि स्टोर नहीं कर सकते थे, मूल्य नहीं लगा सकते थे। तो मुद्रा की उत्पत्ति तथा विकास से क्या हुआ कि विनिमय आसान हो गया। मुद्रा को सामान्य रूप से उस वस्तु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से सब स्वीकार करते हैं। कहने का मतलब है कि मुद्रा से हम चीजों को बेच और खरीद बड़ी आसानी के साथ सकते हैं, और लोग इसको विनिमय के माध्यम के रूप में आसानी से स्वीकार करते हैं। मुद्रा एक ऐसी चीज है जो विनिमय का माध्यम है। विनिमय मतलब होता है खरीदना और बेचना। लेखांकन की इकाई है जिसके अंदर हम अकाउंट बुक्स लिखते हैं, जिसके अंदर हम चीजों का मूल्य लगाते हैं।
और मुद्रा को बड़ी आसानी के साथ हम भंडार करके भी रख सकते हैं। वस्तु को भंडार करके रखना बहुत ही मुश्किल होता है। मुद्रा का अर्थ जो है विनिमय का माध्यम है, जिसको हम लेन-देन करते समय मुद्रा में करते हैं, स्वीकार करते हैं। व्यापारी जो होता है अपने माल के बदले में मुद्रा स्वीकार करता है। कर्मचारी जो अपना श्रम देता है तो उसके बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है वो मुद्रा के रूप में स्वीकार करता है। तो शुरू में मुद्रा का आविष्कार देने का माध्यम विनिमय का माध्यम में रूप में किया गया था, परंतु धीरे-धीरे इसका प्रयोग दूसरे कार्यों में भी किया जाने लगा। मुद्रा का मूल्य के संचय में भी प्रयोग किया जाता है कि देखो मुद्रा जो होती है इसको इकट्ठा भी किया जा सकता है, बचाया भी जा सकता है। जो चीज़ें होती हैं उसका जो मूल्य लगाया जाता है वो मुद्रा में कि ये वस्तु जो है 10 रुपए की है, ये वस्तु जो है 100 रुपीज़ की है। और उसी तरह ही जैसे हमने उधारी पे लिया है जिसका भुगतान हम फ्यूचर के अंदर मुद्रा के रूप में कर सकते हैं। स्थगित भुगतान वो होते हैं जो भविष्य में किए जाते हैं, तो मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मुद्रा जो है विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। मुद्रा को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं और मुद्रा जो होती है जिससे हम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य भी माप सकते हैं कि ये वस्तु कितने की है, वो मुद्रा के अंदर लगाया जाता है। और मुद्रा जो फ्यूचर के अंदर हमने भुगतान करना है वो भी हम मुद्रा के रूप में कर सकते हैं। मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है। इसको ऐसे उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका प्रयोग विनिमय का माध्यम जिससे हम लेन-देन चीज़ों की खरीद और बेच कर सकते हैं। इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं मूल्य के मापदंड के रूप में और मुद्रा को स्थगित जो फ्यूचर के अंदर हमने भुगतान करना है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जब मनी का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस वक़्त वस्तु विनिमय प्रणाली जिसको बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, वो प्रचलित था। जिसका मतलब था वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान-प्रदान किया जाता था। जैसे अगर किसी के पास चावल का अधिशेष सरप्लस उत्पादन है, तो वो ऐसे व्यक्ति की तलाश करते थे जिसको चावल की आवश्यकता हो, साथ में उसके पास कपड़ा भी हो। तो ये आवश्यकताओं का दोहरा संयोग है कि जिसके पास कपड़ा है उसे चावल भी चाहिए और जिसके पास चावल है उसको कपड़ा चाहिए। तो इसको आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। इसको सीसी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, वस्तु-वस्तु अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वस्तु-वस्तु अर्थव्यवस्था वो होती है जिसके वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान-प्रदान किया जाता है। वस्तुओं के बदले तुमने मुझे गेहूँ दी है, अब तुम उसके बदले में चावल ले लो। तो जो वस्तु-वस्तु विनिमय जो है, ये वस्तु विनिमय प्रणाली को बताता है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंदर विनिमय जो होता है वस्तु के रूप में होता है। लेकिन जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी इसमें काफ़ी शॉर्टकमिंग थी, काफ़ी कमियाँ थी। एक तो ऐसे व्यक्ति को ढूँढना बहुत ही मुश्किल था, जहाँ पे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग है कि जो मेरे पास है, वो उसको चाहिए, जो उसके पास है वो मुझे चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि एक समय में 2 व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तु होनी चाहिए, जिससे वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विनिमय करने को तैयार होते हैं, लेकिन ये सरल नहीं है। जैसे मेरे पास गेहूँ है बट मुझे कपड़ा चाहिए और दूसरे व्यक्ति के पास जो है कपड़ा है बट उसे गेहूँ चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति का मिलना जो होता था पॉसिबल नहीं होता। फिर था कि जैसे वस्तु का वस्तु से आदान-प्रदान किया जाता है, जैसे कितने किलो गेहूँ के बदले में कितने मीटर कपड़ा मिलेगा। तो ऐसा जो था मूल्य हम नहीं लगा सकते थे वस्तु-वस्तु इकोनॉमी के अंदर। तो क्योंकि मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तो मुद्रा के अंदर हम किसी भी वस्तु और सेवा का मूल्य बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं। बट वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर इस तरह से उनका मूल्य लगाना जो था काफ़ी मुश्किल था। और उसी तरह भविष्य के भुगतान के अंदर भी कठिनाई आती थी क्योंकि यहाँ पे वस्तु के बदले वस्तु दी जानी है। तो उसका भविष्य में जो देने का मेथड था वो बहुत मुश्किल था कि भविष्य में हम कितनी देंगे, कैसे देंगे, उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा और इसी तरह जो थी वस्तु को स्टोर करके रखना बहुत ही असंभव था, क्योंकि उसके लिए हमें बचत केवल माल के भंडारण के माध्यम से ही संभव है। तो इसमें हमें भंडारण लागत भी साथ-साथ थी और पूंजी हानि का डर भी शामिल होता था। लेकिन जो मुद्रा होती है उसको स्टोर करना जो है ज़्यादा ईज़ी है। उसी तरह ही हम देखते हैं कि मुद्रा के रूप क्या हैं। फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी हिंदी में हम कह सकते हैं आदेश मुद्रा तथा न्यास मुद्रा, पूर्णकाय मुद्रा तथा साख मुद्रा। तो वन बाय वन करके हम इनका अध्ययन करते हैं। आदेश मुद्रा फिएट मनी
वो उस धन को बताता है जो सरकार के आदेश और सरकार के कंट्रोल के नीचे जारी की जाती है। इसमें वो सभी नोट और सिक्के शामिल होते हैं जिन्हें देश के लोग विनिमय के माध्यम के रूप से स्वीकार करने के लिए कानूनी रूप से बांधी होती है। जैसे यहाँ पे हमारी जो इंडियन करेंसी है वो है रुपीस, और जो कि आरबीआई जो है उसको पब्लिश करती है, मतलब करती है, और वो कोई भी व्यक्ति उसको लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक जो है मुद्रा का प्रमुख पूर्ति करता है। फिडुशरी मनी, न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा वो होती है जिसे भुगतानकर्ता और भुगतान प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप से स्वीकार किया जाता है। जैसे ए बी को चेक देता है और ए और बी एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे पे भरोसा है, तो वो चेक द्वारा उस पेमेंट को स्वीकार कर लेता है। तो चेक जो है प्रत्ययी धन है, क्योंकि इसे सरकार के किसी आधार पर विश्वास के, मतलब सरकार के किसी आदेश के आधार पर नहीं, विश्वास के आधार पर भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। पूर्णकाय मुद्रा। पूर्णकाय मुद्रा से मतलब ऐसे सिक्कों से है जिनका मौद्रिक मूल्य वस्तु उस वस्तु मूल्य के बराबर है। कमोडिटी मूल्य जो है उसके मुद्रा मूल्य के बराबर है। इसका मतलब है कि जैसे उस कमोडिटी के ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपए, तो उसके अंदर जितना उसकी वैल्यू जो है, जो कमोडिटी की वैल्यू है, जो धातु से वो बना हुआ है, वो भी 100 रुपए का है। देखो, भारत के ब्रिटिश काल के दौरान 1 रुपए का सिक्का चांदी से बना होता था, तो उसके अंदर 1 रुपए की चांदी लगी होती थी। तो सिक्के का कमोडिटी मूल्य जो होता है उसके मुद्रा मूल्य के बराबर होता है। तो अब हम समझते हैं साख मुद्रा। देखो, साख मुद्रा जो है उस मुद्रा से है जिसका मौद्रिक मूल्य जो होता है वस्तु मूल्य से अधिक होता है। जैसे धातु के ऊपर लिखा हुआ है 10 रुपए, लेकिन जो सिक्का है उस पे लिखा हुआ है 10 रुपए, तो उसके अंदर जो धातु लगा है वो 10 रुपए का नहीं लगा। जैसे कागज का नोट है 2000 का है, तो उसमें 2000 का कागज नहीं लगा हुआ। तो मौद्रिक मूल्य जो होता है वस्तु मूल्य से ज्यादा होता है। अब हम देखते हैं मुद्रा के कार्य क्या है। मुद्रा के प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है या सब्सिडरी फंक्शन है। हिंदी में हम कह सकते हैं प्राथमिक कार्य है, गौण अथवा सहायक कार्य है। तो जिसको हम स्टडी करते हैं, देखो प्राथमिक कार्य के अंदर पहला आ जाता है विनिमय का माध्यम। कि जो मुद्रा है वो विनिमय के माध्यम का काम करती है। इसका मतलब होता है जो लेन देन है उसके अंदर हम मुद्रा के माध्यम से लेन देन करते हैं। जो वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदते हैं उसके अंदर हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं, और जिससे जिससे विनिमय अधिक सरल हो गया है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो उत्पादन है उसकी प्रकृति बदल गई है। अब जो हम उत्पादन करते हैं उसको देख के हम मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं, और उसी तरह उत्पादन को खरीदा और बेचा जो है मुद्रा के द्वारा जाता है, वस्तु के बदले वस्तु नहीं है। और यहाँ पे बिक्री और खरीद का कार्य भी अलग हो गया है, क्योंकि अब हमारे पास पैसे होते हैं, तो जब हमें चाहिए चीज उसको खरीद सकते हैं, और अगर हमें बेचनी है तो उसको हम बेच सकते हैं। खरीदना और बेचने का कार्य अलग हो गया है। इसी तरह ही हम देखते हैं मूल्य का माप या मूल्य की इकाई। तो ये लेखांकन की इकाई के रूप में भी कार्य करता है। इसका मतलब होता है कि जैसे वस्तु हम कहते हैं कि ये 10 रुपए का पेन है, तो उस पेन का जो मूल्य है वो 10 रुपए है। तो यहाँ पे वस्तुओं तथा सेवाओं का जो मूल्य है वो मुद्रा के रूप में मापा जाता है। जैसे फिक्स एसेट होती है, तो उनका हम बताते हैं कि ये एसेट का ये मूल्य है। तो उससे क्या होता है कि एक दूसरे के साथ तुलना करना आसान हो गया है, और राष्ट्रीय आय और समुचित एग्रीगेट के आकलन को भी इसने काफी इजी बना दिया है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो इसके सेकेंडरी काम है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके सेकेंडरी और सब्सिडरी फंक्शन, जिसके अंदर जो है हम देखते हैं कि ये जो है स्थगित भुगतान का मानक है। इसका मतलब है कि ये वो भुगतान होते हैं जिनको हम भविष्य में करते हैं। देखो, मुद्रा जो होती है इसको स्थगित भुगतान का मान इसलिए माना जाता है क्योंकि किसी वस्तु की तुलना में इसका मूल्य स्थिर रहता है, और इसमें ज्यादातर लोग जो है मुद्रा जो है स्वीकार करते हैं, और ये ज्यादा टिकाऊ होती है क्योंकि वस्तुओं को स्टोर करना बहुत ही मुश्किल होता है कि फ्यूचर में हमने इसका भुगतान करना है तो वो खराब भी हो सकती हैं। और मुद्रा के इस कार्य के कारण ही जो व्यापार है वो बहुत ज्यादा
उसका विकास संभव हुआ है। और मानिक मतलब ये जैसे स्थगित भुगतानों का मान है, तो इसकी वजह से जो फाइनेंशियल मार्केट है उसका भी उदय हुआ है। और जो लोन है उसके अंदर भी, क्योंकि मुद्रा में लोन दिया जाता है जिसका फ्यूचर में भुगतान करना होता है, तो लोग जो है कंजम्पशन के लिए लोन लेते हैं, निवेश के लिए लोन लेते हैं, तो उसके अंदर भी काफी वृद्धि हुई है। तो ये स्थगित भुगतान का मानक है, क्योंकि उन भुगतानों से है जो कभी-कभी भविष्य में किए जाते हैं। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी वजह से फाइनेंशियल मार्केट की डेवलपमेंट हुई है। उसी तरह हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, मूल्य का संचय है, क्योंकि वस्तु को स्टोर करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मुद्रा को हम स्टोर करके रख सकते हैं। देखो, जो इसके अंदर हमारे पास पैसे हैं तो हम बैंक में डिपॉजिट करवा के उसकी एफडीआर बना सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पेपर टाइटल आ जाता है, तो भविष्य में निवेश का स्रोत है। और क्योंकि हम इसको आसानी के साथ स्टोर करके रख सकते हैं, तो लोगों को ये अधिक बचत के लिए प्रेरित करता है। और जब इसको निवेश में परिवर्तित किया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। इसी तरह ही हम देखते हैं कि इसका गौण अथवा सहायक कार्य जो है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। देखो, यहाँ पे जो मुद्रा है उसको किसी भी देश के हिस्से में बड़ी आसानी के साथ हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे ग्लोबलाइजेशन जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की अवधारणा ने जन्म लिया है, कि जैसे हम बड़ी आसानी के साथ बाहर से कोई चीज मंगवा सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जहाँ पे हमारी मुद्रा जो है आसानी के साथ एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर हो सकती है। उसी तरह जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उसके अंदर हम डेवलपमेंट कर सक उसके अंदर हम निवेश कर सकते हैं। उसी तरह एमएनसी कंपनियों का विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरे देश के जो नागरिक हैं और जो एमएनसी कंपनीज हैं, वो हमारे देश में विदेशी मुद्रा विनिमय जो है कर सकती है, विदेशी मुद्रा हमारे देश के अंदर निवेश कर सकती है, तो इससे वो भी आसान हो गया है। तो ये देश के विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी की गतिशीलता को भी बढ़ाता है। इसी तरह ही हम देखते हैं कि जो मुद्रा है उसके गतात्मक और अज्ञात्मिक कार्य क्या है, स्टैटिक एंड डायनामिक फंक्शन क्या है। देखो, जो स्टैटिक फंक्शन है, अज्ञात्मिक कार्य है, यहाँ पे मुद्रा स्थिर होती है, निष्क्रिय कार्य। तो ये कार्य अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं, लेकिन उसके अंदर गति पैदा करने में कोई सहायता नहीं करते। तो इसके अंदर जो मुद्रा का पारंपरिक ट्रेडिशनल फंक्शन है, प्राथमिक कार्य जैसे विनिमय का माध्यम और मूल्य का माप, तृतीय कार्य मूल्य का भंडारण, स्थैगत भुगतानों का मानक, मूल्य का हस्तांतरण जो है वो इसके अंदर शामिल होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो गतिशील कार्य है, इसका जो उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना है, रोजगार को बढ़ाना है, जीडीपी के अंदर जो तेजी से वृद्धि करना है। और अगर इन्फ्लेशन है तो उसमें धन की पूर्ति को कम करके उसको नियंत्रण करना है। अगर डिफ्लेशन है, अपस्फीति है, तो धन की पूर्ति को बढ़ाकर उसको नियंत्रण करना है। अब हम देखते हैं कि मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है। देखो, जो मुद्रा की पूर्ति होती है एक स्टॉक अवधारणा है, देश के लोगों द्वारा निश्चित समय अवधि में रखे गए कुल स्टॉक को ये बताता है। मुद्रा की पूर्ति में केवल वही मुद्रा स्टॉक शामिल होता है जो मुद्रा लोग के पास होती है। जो मुद्रा पूर्तिकर्ता के पास होती है उसको मुद्रा पूर्ति में नहीं माना जाता। मुद्रा की पूर्ति में ये चीजें शामिल नहीं है, जैसे सरकार द्वारा रखा गया मुद्रा का स्टॉक, देश की बैंकिंग प्रणाली द्वारा रखा गया मुद्रा स्टॉक जो है मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं है। मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य मुद्रा से उस भंडार से है जो उन लोगों के पास होता है जो मुद्रा की मांग करते हैं, ना कि उन लोगों के पास जो मुद्रा की पूर्ति करते हैं। मुद्रे पैसे के जो उत्पादक है, पैसे के जो सप्लायर हैं, मुद्रा के जो पूर्ति करते हैं, उनमें ये चीजें शामिल होती हैं। देश की सरकार है, इसके अंदर देश की बैंकिंग प्रणाली है, जिसमें आरबीआई को मुद्रा जारी करने का अधिकार होता है। कमर्शियल बैंक जो होते हैं, जो मांग जमा के बेसिस पे साख का निर्माण करके मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाते हैं। तो देश का केंद्रीय बैंक आ जाता है, कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, सरकार आ जाती है। तो भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मुद्रा का प्रमुख पूर्ति करता है। आरबीआई जो है न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के आधार पर मुद्रा जारी करता है। आरबीआई सोने और विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में 200 करोड़ का न्यूनतम रिजर्व रखता है। और इस रिजर्व के अंदर जो 200 करोड़ का है, इसके अंदर सोने का जो मूल्य है वो 115 करोड़ का होना चाहिए। वाणिज्य बैंक मुद्रा पूर्ति का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है।
केंद्रीय बैंक के विपरीत जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनके पास मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं होता। वो जो है पैसे के पूर्तिकर्ता होते हैं, क्योंकि वो डिमांड डिपॉज़िट के माध्यम से साख का निर्माण करते हैं। ये जमा धन की पूर्ति के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये चेक जो जमा होता है, बेसिकली क्या होता है कि डिमांड डिपॉजिट के बेसिस पे साख का निर्माण करते हैं, जिसको हम चेक के माध्यम से पैसे निकाल सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक जो डिमांड डिपॉजिट के बेसिस पे साख का निर्माण करते हैं, वो इसके अंदर जो है मुद्रा की सप्लाई के अंदर माना जाता है स्रोत। उसी तरह जो सरकार है, ये देश में मुद्रा पूर्ति का तीसरा स्रोत है। और यहाँ पे क्योंकि जो वाणिज्यिक बैंक मांग जमाव के माध्यम से जो साख मुद्रा का निर्माण करते हैं, वो बैंक मुद्रा कहलाती है। सरकार देश में मुद्रा की पूर्ति का तीसरा स्रोत है। भारत के अंदर सरकार का जो वित्त मंत्रालय है, वो 1 रुपए के नोट तथा सभी प्रकार के जो सिक्के हैं, वो जारी करता है। मुद्रा की पूर्ति के माप जो है 4 वैकल्पिक माप है, जिन्हें लोकप्रिय रूप से M1, M2, M3, M4 और जो +2 है उसके अंदर सिर्फ M1 ही शामिल है, तो हम उसी को ही करेंगे। तो M1 जो है मुद्रा की पूर्ति का माप, जिसके अंदर आ जाती है जनता के पास कितनी करेंसी है, जिसको हम C से शो करते हैं। DD जो मांग जमा खाता है। OD जो है RBI के पास अने जमा है। तो इसको हम समझते हैं। देखो, सी जो है जनता के पास करेंसी है, इसके अंदर सिक्कों के साथ कागजी नोट भी शामिल है। डिमांड डिपॉजिट जो है, जो वाणिज्यिक बैंकों के पास लोगों की मांग जमा राशि है, उसको बताता है। तो ये चेक जो जमा राशि है, जिन्हें मांग पर निकाला या स्थानांतर किया जा सकता है या किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। और उसी तरह ही अदर डिपॉजिट्स हैं। अदर डिपॉजिट्स के अंदर आ जाता है जो आरबीआई के पास सार्वजनिक वित्तीय संस्थान जैसे कि नाबार्ड, उसी तरह ही राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की जो मांग जमा राशि है, वो आरबीआई के पास है। उसी तरह जो विदेशी केंद्रीय बैंक है, विदेशी सरकारें हैं, उनकी आरबीआई के पास मांग जमा राशि है। उसी तरह आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जो है, उसकी भी आरबीआई के पास जो है बैंक जमा राशि है। इसके अंदर जो अदर डिपॉजिट है, इसके अंदर जो ये चीजें शामिल नहीं है, जैसे आरबीआई के पास देश की जो सरकार की जमा राशि है, वो शामिल नहीं है। आरबीआई के पास जो देश की बैंकिंग प्रणाली की जमा राशि है, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी देखते हैं कि जो M1 है, इसके अंदर आ जाता है करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई, तो जिसमें नाबार्ड के आ जाते हैं। और उसी तरह फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स के आ जाते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IMF एंड वर्ल्ड बैंक के आ जाते हैं।